देखिए बेटा, ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ कि अगर हम किसी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ दें, अगर हम किसी कंडक्टर को, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें तो बैटरी से कनेक्ट करते ही इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मोशन में आ जाएंगे। इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मोशन में। देखिए, हमने बैटरी से कनेक्ट किया, मतलब हमने क्या अप्लाई किया? पोटेंशियल डिफरेंस। हमने इसके दोनों एंड्स ए और बी के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ठीक है, जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे यानी इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मोशन में आएंगे, मतलब हमको क्या मिलेगी? हमको करंट मिलेगी, हमको करंट मिलेगी। देखिए, पोटेंशियल यानी किसी भी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ने पर, किसी भी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ने पर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स ए और बी के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, जिसकी वजह से इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मोशन में आएंगे और हमको करंट मिलेगी। यानी करंट हमको कब मिली? करंट हमको तब मिली जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। करंट हमको तब मिली जब हमने बैटरी से जोड़ा, मतलब जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो ओम्स ने क्या कहा था? ओम ने कहा था कि अगर हम इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करें, कौन सी कंडीशन? फिजिकल कंडीशन। ओम ने कहा कि अगर हम इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना करें, अगर हम इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना करें, तो फिजिकल कंडीशन चेंज ना करने पर वोल्टेज V और करंट I दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वोल्टेज V हमेशा करंट I के प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना करें, ओम ने क्या कहा? ओम ने कहा कि अगर हम किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना करें तो इसको दिया गया, इसमें अप्लाई किया गया वोल्टेज V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट I के। इसमें अप्लाई किया गया वोल्टेज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट I के। यानी जैसे जैसे करंट I बढ़ेगी वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगा, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट I बढ़ेगी। कब? जब हम फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना करें। या अब ये फिजिकल कंडीशंस कौन सी होती हैं? फिजिकल कंडीशंस का मतलब जैसे हम टेम्परेचर को चेंज ना करें, हम इसके प्रेशर को चेंज ना करें, हम इसकी लेंथ को चेंज ना करें, हम इसके एरिया को चेंज ना करें, ये होती है फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस कौन सी होती हैं? जैसे ये जो कंडक्टर था, हम इसके टेम्परेचर को चेंज ना करें, हम इसके लेंथ को चेंज ना करें, इसके एरिया को चेंज ना करें। लेंथ का मतलब इसकी लेंथ जितनी है उतनी ही रहनी चाहिए, एरिया जितना है उतना ही रहना चाहिए। अगर हम ये सारी कंडीशंस चेंज ना करें तो वोल्टेज V हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट I के। इसके लिए उन्होंने अपनी एक टेबल बना के देखी थी, जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक टेबल बना के देखी थी। टेबल में उन्होंने क्या किया? देखिए, अब ये पता कैसे करेंगे? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? यहाँ पे एक आमीटर जोड़ा, यहाँ पे क्या जोड़ा? एक आमीटर। आमीटर क्यों? क्योंकि आमीटर करंट को बताता था, आमीटर करंट को बताता था, इसलिए यहाँ पे एक आमीटर जोड़ा। और अब एक वोल्टमीटर भी जोड़ना है। जो आमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, लेकिन जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा पैरेलल जुड़ाता है। यानी जो कंडक्टर हमने ले रखा है, ये जो कंडक्टर हमने ले रखा है, वोल्टमीटर हमेशा इसके पैरेलल में जोड़ा जाएगा। हमने ये इसके पैरेलल में वोल्टमीटर जोड़ दिया। जो भी कंडक्टर हम लेंगे उसके पैरेलल में हमने वोल्टमीटर जोड़ दिया, और आमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट किया, क्यों? क्योंकि हमें आमीटर से करंट मिलेगी और वोल्टमीटर से वोल्टेज मिलेगा, इनको मेजर करने के लिए। यानी एक कंडक्टर लिया गया, इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ा, जहां हमने बैटरी जोड़ा उसी के सीरीज में हमने आमीटर जोड़ दिया। नहीं, क्योंकि आमीटर हमको करंट बताता है, तो जितनी करंट हमें जा रही है उसको पूरी की पूरी करंट हमको मिलनी चाहिए। जो करंट हमें यहाँ से, देखिए पॉजिटिव से करंट निकलती है, यहीं से तो करंट जा रही है, तो यहीं कहीं रास्ते में आप आमीटर लगा दीजिए। जहां से करंट जा रही है यहीं कहीं रास्ते में आप आमीटर लगा दीजिए। अब ये पूरी की पूरी करंट आमीटर से पास होगी, हमको आमीटर करंट बताएगा कितनी करंट इससे पास हो रही है। और वोल्टमीटर इस कंडक्टर के हमने पैरेलल में जोड़ दिया, जो कि हमको क्या बताएगा? वोल्टेज बताएगा। उन्होंने क्या किया? इस तरह का अरेंज किया और एक टेबल बनाई। इससे क्या टेबल बनाई? इन्होंने V और I के लिए एक टेबल बनाई। उन्होंने क्या देखा कि अगर हम वोल्टेज को, उन्होंने कहा कि अगर हम वोल्टेज को अगर हम वोल्टेज को 5 करते हैं, वोल्टेज को 5 करते हैं तो करंट हमको 1 एम्पियर मिलती है। हमको करंट कितनी मिलती है? 1 एम्पियर। वोल्टेज को दोगुना कर दिया, 2 टाइम कर दिया, 10 कर दिया तो करंट भी 2 टाइम हो गई, करंट हमको 2 एम्पियर मिल गई। वोल्टेज को और बढ़ाया, वोल्टेज को 3 टाइम किया, 15 कर दिया तो करंट भी हमको 3 टाइम मिल गई। करंट भी 3 टाइम हो गई, यानी कितनी हो गई? 15 हो गई। यानी जब वोल्टेज 5 था तो करंट 1 थी, वोल्टेज को 2 टाइम किया, 10 किया तो करंट भी 2 टाइम हो गई, मतलब 2 हो गई। वोल्टेज को 3 टाइम किया, 15 किया तो करंट भी 3 टाइम हो गई, 3 हो गई। इससे पता चल रहा है कि वोल्टेज V और करंट I का रेशियो जो है वो एक लाइन में कांस्टेंट चल रहा है।
जैसे जैसे हम वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे करंट भी चेंज होती जा रही है। यही था ओम्स लॉ। क्या था? इट स्टेट्स दैट द फिजिकल कंडीशंस कौन कौन सी, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया एटसेट्रा, रिमेनिंग अनचेंज, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स। यानी अगर हम किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करें, अगर हम किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करें तो उसमें जो करंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? वोल्टेज के, या फिर वोल्टेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। क्लियर? ये था ओम्स लॉ। इसके लिए उन्होंने इस तरह का अरेंज किया, ये एक कंडक्टर लिया, इसको उन्होंने बैटरी से जोड़ा, इसमें एक अमीटर लगा दिया और इसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दिया और एक टेबल फाइंड की किसके लिए? वी और आई के लिए। देखा जब वोल्टेज 5 किया तो करंट 1 एम्पियर थी। वोल्टेज कैसे चेंज किया? वोल्टेज को चेंज करने के लिए यहाँ पे बैटरी पे एक रेगुलेटर लगा दिया जिससे वोल्टेज चेंज होता है। बैटरी पे एक रेगुलेटर लगा दिया जिससे वोल्टेज चेंज करते हैं। जब वोल्टेज को 10 किया तो करंट 2 एम्पियर हो गई। वोल्टेज को 15 किया, 3 टाइम किया तो करंट भी 3 टाइम हो गई। ये था ओम्स लॉ। तो यहाँ से अगर हम इसको इक्वल करें तो यहाँ से आ जाएगा आई इधर अपॉन में आ जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा? आई इधर अपॉन में आएगा v अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर ऐसा आप जानते हैं कि v इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल साइन कभी भी हटता है, क्या आता है? कांस्टेंट आता है। यहाँ भी प्रोपोर्शनल साइन रहेगा, कांस्टेंट आएगा, और ये आई तो हमारा पहले से था, आई इधर अपॉन में आएगा तो आएगा v अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट। यही था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना किया जाए, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना किया जाए तो उसमें अप्लाई किया गया वोल्टेज और फ्लो होने वाली करंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर डज नॉट चेंज देन द रेशियो ऑफ, हम ये भी डिफिनेशन बोल सकते हैं, देन द रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज वी एंड फ्लोइंग करंट आई इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो v और i का रेशियो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर हम इसको लेके ग्राफ ड्रॉ करें, इसको लेके ग्राफ ड्रॉ करें तो वो हमेशा लीनियर आएगा, क्योंकि v और i का रेशियो कांस्टेंट है। तो अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करें तो वो लीनियर आएगा। कैसे? हमने क्या किया, ये एक ग्राफ बनाने के लिए ये x एक्सिस लिया और ये y एक्सिस लिया, ये x और y दो एक्सिस ले लिए। हमने x एक्सिस पे करंट i को दिखा दिया, x एक्सिस पे करंट i को दिखा दिया, जबकि y एक्सिस पे हमने वोल्टेज v को दिखा दिया। देखिए जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ती जाती है। पहले एग्जांपल तौर पे पहले वोल्टेज हमारा 5 था तो करंट कितनी थी? 1 एम्पियर। जब वोल्टेज, ये वोल्टेज जो वोल्ट में होता है करंट किस में होती है? एम्पियर में। जब वोल्टेज 5 वोल्ट था तो करंट 1 एम्पियर, वोल्टेज 10 वोल्ट था तो करंट 2 एम्पियर, वोल्टेज 15 था तो करंट 3 एम्पियर। तो यहाँ पे 5, 10, 15 ऐसे जाएगा। हमने मान लिया ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, फिर ये 10 हुआ और ये 15 हुआ। तो यहाँ पे यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, 1 1 का गैप दिखा दिया। तो पहली सिचुएशन जब वोल्टेज हमारा कितना था, जब वोल्टेज 5 था तो करंट 1 एम्पियर थी। इनके ठीक सामने हमने एक डॉट बनाया, वोल्टेज 5 और करंट 1। जब वोल्टेज 10 हुआ तो करंट 2 हुई, यानी इसके सामने हमने एक डॉट बनाया, वोल्टेज 10 हुआ तो करंट कितनी हो गई? करंट 2 एम्पियर हो गई। फिर वोल्टेज जब 15 हुआ तो करंट 3 एम्पियर हो गई, वोल्टेज जब 15 हो गया तो करंट 3 एम्पियर हो गई। तो अगर हम इस लाइंस को मिला दें, अगर इन लाइंस को मिला दें, देखिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप इसको सही से ड्रॉ कर लीजिएगा। इन लाइंस को अगर हम मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। इसमें से पहला पॉइंट ये आया 5 और 1 के सामने, दूसरा पॉइंट ये आया 10 और 2 के सामने, तीसरा पॉइंट ये आया 15 और 3 के सामने। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी अगर हम वोल्टेज V और करंट I के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करें। ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लियर? ये स्ट्रेट लाइन होगी किसके इसके बीच? वोल्टेज V और करंट I के बीच अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें। ये VI ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है? VI ग्राफ। ठीक, आप उल्टा भी दिखा सकते हैं। कभी कभी बहुत से फिगर ऐसे होते हैं जिसमें I को Y एक्सिस पे दिखाते हैं, V को X एक्सिस पे दिखाते हैं। तो ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ होता है। क्लियर? देखिए ओम्स लॉ का प्रूफ कैसे करेंगे। ओम्स लॉ का प्रूफ, ओम्स लॉ हमने देख लिया। यानी प्रूफ क्या है? प्रूफ में यही करना है कि V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि V और I का रेशियो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। किस सिचुएशन में? अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज ना की जाए,
अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज ना की जाए तो वी और आई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये कैसे प्रूव करेंगे? तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम किसी कंडक्टर को, हम जानते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर को, ये हमने कोई कंडक्टर लिया, अगर हम किसी कंडक्टर को किससे जोड़ दें? बैटरी से जोड़ दें। अगर हम किसी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ दें तो बैटरी से जोड़ने पे ही इसमें एक वोल्टेज अप्लाई होता है, बैटरी से जोड़ने पे इसमें एक वोल्टेज अप्लाई होगा और साथ ही साथ एक करंट फ्लो होने लगेगी, साथ ही साथ एक करंट फ्लो होने लगेगी। इतना हम जानते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ दें तो बैटरी से जोड़ने पे इसमें एक वोल्टेज अप्लाई होगा, साथ ही साथ एक करंट फ्लो होने लगेगी। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो हम जानते हैं करंट जो फ्लो होगी उसकी वैल्यू होगी, करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू, यानी करंट flowing in conductor I इक्वल टू NEA VD। ये कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट होगी। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, डिप्टी वेलोसिटी की वजह से। और ये डेरिवेशन पूरा कर चुके हैं हम कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी? I इक्वल टू NEA VD। अच्छा, ये VD क्या है? आप जानते हैं VD है डिप्टी वेलोसिटी। VD क्या है? डिप्टी वेलोसिटी। और इसकी वैल्यू भी आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? आप पढ़ चुके हैं कि VD की वैल्यू जो होती है वो होती है E अपॉन M इंटू टाउ। टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। ये VD की वैल्यू होती है। इसका पूरा डेरिवेशन आप पढ़ चुके हैं। अगर भूल गए हो तो आप पीछे वाले वीडियो में देख लेना, इसका पूरा डेरिवेशन आप पढ़ चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन क्या होता है? E अपॉन M इंटू टाउ। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। E ये मैग्नीट्यूड है, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे तो माइनस होता है लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारा फॉर्मूला बनेगा I इक्वल टू NEA VD की जगह पर E अपॉन M इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। क्लियर? अब देखिए इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, हमें लेकिन जो रिलेशन चाहिए, याद करिए, हमें किसके इसके बीच का रिलेशन चाहिए? हमें रिलेशन चाहिए V और I के बीच का। तो I तो हमारे फॉर्मूले में है लेकिन हमारे फॉर्मूले में कहीं भी V नहीं है। तो अब V को निकालिए। कैसे निकालेंगे? हम मान लेते हैं जो वायर हमने लिया था इसकी लेंथ जो है वो L है। हमने जो वायर रखा था इसकी लेंथ कितनी है? L है। अगर वायर की लेंथ L है तो ऐसी सिचुएशन में हम फॉर्मूला जानते हैं कि E इक्वल टू होता है V अपॉन L। ये आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा है, E इक्वल टू V अपॉन L। तो अब अगर हम E की वैल्यू पुट करें तो E की वैल्यू पुट करने पे फॉर्मूला क्या बनेगा? I इक्वल टू N E और E मिलके E स्क्वायर हो गया, A ऐसे ही रहा, N E और E मिलके A स्क्वायर हो गया, A ऐसे ही रहा, M भी ऐसे ही रहा, और E की जगह पर V अपॉन L इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। ये फॉर्मूला हमारा बन गया। यानी यहाँ से क्या बना? ये M तो ऐसे ही रहा, E और E मिलके E स्क्वायर हो गया, A ऐसे ही रहा, E की जगह V अपॉन L टाउ और M अपॉन में जैसे था वैसे ही हमने लिख दिया। हमें जो इक्वेशन चाहिए, हमें जो प्रूव करना है वो किसको इसको प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है I और V का रिलेशन। I और V का रिलेशन। तो पहले आप V को छोड़ के बाकी सब कुछ एक पास करिए। V को छोड़ के इस इक्वेशन में V को छोड़ के बाकी सब कुछ एक पास कर लीजिए। तो बाकी सब कुछ अगर हम एक पास करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? हमने V को छोड़ा तो यहां से बना I इक्वल टू NE स्क्वायर M टाउ, NE स्क्वायर M टाउ और AL ये हमने एक पास किया एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमने V कर दिया। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया? V कर दिया। हमें प्रूफ क्या करना है? जो हमें प्रूफ करना है उसको याद रखिए, उसको दिमाग से मत हटने दीजिए। हमें प्रूफ करना है V और I का रेशियो। V और I का रेशियो यानी V और I अपॉन में होना चाहिए। V और I, तो I अगर हम इधर अपॉन में लाएंगे तो ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा। यानी कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन बनेगी V अपॉन I इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा ML और अपॉन में NE स्क्वायर A टाउ। देखिए ML ऊपर गया, NE स्क्वायर A टाउ अपॉन में आ गया। ये फॉर्मूला हमारा बन के आया V अपॉन I इक्वल टू ML NE स्क्वायर A टाउ। क्लियर? अब देखिए ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू, इसको एक बार देखते हैं। इस वैल्यू में क्या क्या चीजें हैं? इस वैल्यू में हमारे पास है क्या क्या? इस वैल्यू में हमारे पास है M। इस वैल्यू में क्या क्या है? सबसे पहले M है,
फिर एल है, एन है, ई, ए, टाउ, इतनी चीजें हमारे पास हैं। एम, एल, एन, ई, ए, टाउ। ये एम क्या है? एम है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज होता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन का मास कभी भी चेंज नहीं होता है। आप इलेक्ट्रॉन का मास चाहे जहां यूज करें, चाहे इस बार में रहेगा, चाहे तो कोई दूसरा मेटल ले लें, ये कभी चेंज नहीं होना। एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर। अब वायर की लेंथ, हमने आपको डिफ्रेक्शन ओम्स लॉ में क्या बताई थी कि अगर फिजिकल कंडीशन चेंज ना की जाए, तो अगर फिजिकल कंडीशन का मतलब इस वायर की लेंथ को हम चेंज ना करें, तो उस सिचुएशन में लेंथ भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फिजिकल कंडीशंस अगर चेंज ना हो तो लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा, यानी फिजिकल कंडीशन रिमेन चेंज अनचेंज। तो अगर हम वायर की लेंथ को ना चेंज करें, फिजिकल कंडीशन ना चेंज करें, तो एल हमारा क्या हो जाएगा? एल, एम तो हमारा पहले से कांस्टेंट था, एल भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में कभी भी इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज नहीं होते। कब? जब मेटल चेंज ना करें। अगर हम इस मेटल को चेंज ना करें तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कभी भी चेंज नहीं होते। मतलब एन भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो हमेशा सेम रहता है, यानी ई भी कांस्टेंट हो गया। ए क्या है? एरिया। एरिया अब अगर हम फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं कर रहे हैं मतलब एरिया भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। टी क्या है? ये टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है? याद रखिए, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ में फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं की जाती, मतलब अगर टेम्परेचर चेंज ना करें तो रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज नहीं होगा। अगर हम टेम्परेचर चेंज ना करें तो रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये सारी चीजें हो गई कांस्टेंट। ये सारी चीजें क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? हमारा फॉर्मूला बन गया V अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट। V अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट, यही था ओम्स लॉ। अगर ये सारी चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, अगर ये सारी चीजें चेंज नहीं हो रही मतलब कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला बन गया V अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट। यही था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। अब इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। इस कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। हम ये रफ कर रहे हैं। इस कांस्टेंट को बेटा हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कांस्टेंट होता है इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि V अपॉन आई इक्वल टू R। ये फॉर्मूला है जहां पे R की वैल्यू कितनी है? अब R की वैल्यू कितनी होगी? तो R की वैल्यू होगी ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये R की वैल्यू होगी, ये R की वैल्यू होगी। तो यहां से आपने क्या देखा? यहां से आपको पता चला जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, अभी भी हमने बताया कि रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है? रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से R मतलब रेजिस्टेंस, इसको हम रेजिस्टेंस नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस। तो ये R भी किस पे डिपेंड करेगा? R भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। देखो रिलैक्सेशन टाइम के साथ क्या होता था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम था क्या? रिलैक्सेशन टाइम था कि जब इलेक्ट्रॉन्स ये मोशन में आते थे, ये इलेक्ट्रॉन मोशन में आते थे, तो आगे चल के ये पॉजिटिव आयंस जो होते थे उनसे टकराते थे। ये पॉजिटिव भी थोड़ी दूर पे फिर से पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आते थे, जब इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलती थी, इलेक्ट्रॉन मोशन में आते थे, तो आगे चल के पॉजिटिव आयन से टकराते थे। यहाँ टकराए, फिर यहाँ टकराए, ऐसे पॉजिटिव से टकराते टकराते आगे बढ़ते थे। तो एक पॉजिटिव से दूसरे पॉजिटिव का जो टक्कर का समय होता था उसको हम कहते थे रिलैक्सेशन टाइम। अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो तेजी से टकराएंगे, मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो अब ये अपॉन में, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। R को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये ओम्स लॉ का प्रूफ हो गया। क्लियर?